एपिसोड 14। वह मूर्ख नहीं था। बैठक समाप्त होने के बाद ध्रुव, कार्तिक, वरुण और आर्यन भी वहां से निकल जाते हैं। कार्तिक के कहने पर वो लोग गांव घूमने लगते हैं। इस दौरान उन्होंने गांव की सुंदरता और प्रकृति की एक अनमोल झलक देखी। पर वरुण का मन उदास था, क्योंकि वो अपने उस परिवार से दोबारा नहीं मिलना चाहता था जिसने कभी उसके माता पिता को घर से निकाल दिया था। अब वही परिवार उसे वापस बुला रहा था। यह बात वरुण को आज समझ नहीं आ रही थी कि उसके ताऊ ने उसे ही क्यों चुना। वरुण की ये उलझन ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ देर बाद आर्यन उसे बताता है कि उसके ताऊ का बेटा यानी वरुण का बड़ा भाई एक हादसे में मारा गया था, और तुम्हारे भाई के ऐसे मरने से तुम्हारे ताई सदमे में चली गई और कुछ समय बाद वो भी चल बसी। अब वरुण को सब समझ आने लगा था। वह मूर्ख नहीं था। वो समझ गया कि उसके ताऊ अमर सिंह उसे गांव का अगला प्रेसिडेंट इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो दोबारा इस परिवार में वापस आ जाए और इस वंश को कोई उत्तराधिकारी मिल सके। पर एक सवाल अब भी उसके मन को कचोट रहा था। जब उसके ताऊ के दो छोटे भाई हैं, तो उनके भी तो बच्चे होंगे, तो फिर मुझे ही क्यों चुना उन्होंने। वरुण इस उधेड़ बुन में डूबा रास्ते भर गांव की खूबसूरती को नजरअंदाज करता हुआ चलता रहा। जैसे वरुण के मन में अशांति छाई हुई थी, वैसे ही काल गांव में हवेली के अंदर भी, इधर काल गांव की हवेली के भीतर एक अलग ही कोहराम मचा हुआ था। रमा और भारती, अमर सिंह के दोनों छोटे भाइयों की पत्नियां, पूरे घर को सिर पर उठा रखी थी। अमर सिंह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सारी बातें सुन रहा था। रमा चीखते हुए कहती है, तुम कैसे पति हो जो खुद का फैसला भी नहीं ले सकते। अपने भाई से कहो, जितना हक उनका है इस संपत्ति पर, उतना ही हक उनके छोटे भाइयों का भी है। अगर वो सब कुछ उस वरुण को सौंपना चाहते हैं तो सौंप दें, लेकिन हमारा हिस्सा किसी और को ना दें। इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हक है। इतने में भारती बोल पड़ती है, ये सारी बातें तुम्हारे लिए भी है, समझ गए। और वो लड़का वरुण है कौन? क्या तुम्हारे बड़े भाई ने कि दीदी के जाने के बाद किसी और से संबंध बना लिए थे? क्या वो किसी वकील का बेटा है जिसे अब सारी संपत्ति देना चाहते हैं? मैं नहीं मानूंगी। नियम अनुसार तुम्हारे बड़े भाई के बाद सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए था, और हमारे कोई बच्चा नहीं है तो ये सारी संपत्ति हमारे माँ बाप और भाई की होनी चाहिए। समझा दो अपने भाई को, ये प्रॉपर्टी और प्रेसिडेंट की कुर्सी किसी और को नहीं मिलने दूंगी मैं। ये हमारी है। वैसे ये दोनों बहन खास बहन थी, इसलिए संपत्ति किसी पे भी जाए आनी तो इन्हीं पर ही थी। ऊपर कमरे में बैठा अमर सिंह ये शांत होकर सुन रहा था। पास ही बैठा लल्लू, घर का पुराना और वफादार नौकर, उसके पैर दबा रहा था। लल्लू बोला, मालिक, लगता है आपका ये फैसला हवेली में अशांति लाने वाला है। मुझे नहीं लगता ये लोग इतनी आसानी से शांत होंगे। मुझे तो ये भी लगता है कि उन्होंने शादियां भी आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए की है, और आपके बेटे की मौत भी मुझे एक साजिश लगती है। रमन सिंह धीरे से बोला, हाँ लल्लू, तू सही कह रहा है, पर अब मामला हाथ से निकल चुका है। मैं नहीं चाहता कि मेरा वंश यहीं खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने वरुण को चुना है। लल्लू चिंतित होकर कहता है, कहीं ऐसा ना हो मालिक की वरुण के प्रेसिडेंट बनने से पहले ये औरतें उसे मरवा दें। अमर सिंह बोला, संघर्ष तो करना ही पड़ता है लल्लू, इसे वरुण की एक छोटी सी परीक्षा समझो। आसमान में काला अंधेरा छा रहा था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। उधर वरुण, कार्तिक, आर्यन और ध्रुव कोठी में वापस आ चुके थे, और इस समय सब गहरी नींद में सो रहे थे। ऊपर कमरे में एक डबल और एक सिंगल बेड था। डबल बेड पर वरुण, ध्रुव और कार्तिक थे, और सिंगल बेड पर अकेला आर्यन सोया हुआ था। अमन रात को गांव में ही रुक गया था।
रात के सन्नाटे में वरुण अचानक उठ बैठता है। वह खुद से कहता है, अरे ये क्या, आज नींद क्यों नहीं आ रही। आज तो मैंने पूरे गांव को घूमा, जिससे शरीर में थोड़ी बहुत थकावट होनी चाहिए थी और नींद भी आनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकलता है। कोठी एकदम शांत थी। वो चुपचाप सीढ़ियों से उतरता है और हॉल से होते हुए मुख्य दरवाजा खोलकर कोठी से बाहर निकल जाता है। वह सोचता है, चलो थोड़ी सिगरेट पी ली जाए, पर तभी उसे पिछली बार की बात याद आती है, जब सिगरेट पीते हुए एक लड़की ने उसे चोर कहकर लगभग साबित ही कर दिया था। इसलिए वह अपना मन बदल लेता है और बस यूं ही टहलने लगता है। टहलते टहलते वह कोठी के बगल वाले कुएं के पास पहुंच जाता है, पर उसका ध्यान उधर नहीं जाता। वहीं पास में कुएं के पास बैठी एक लड़की कुछ चित्र बना रही थी और उन टहलते हुए ही फिर से कोठी के बगल वाले कुएं के पास पहुंच जाता है, पर इस बार उसका ध्यान इस लड़की पर चला जाता है। वो आगे बढ़ता है और उस लड़की के पास जाकर देखता है। वरुण ध्यान से देखता है तो वह वही लड़की थी जिसने उसे पिछली बार चोर बनाने की कगार पर पहुंचा दिया था। वरुण जैसे ही उसके और पास जाता है तो वह अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे अरे कहाँ चले आ रहे हो। वरुण उसकी हरकत से चौंक जाता है, पर खुद को संभालते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारी ड्राइंग देखने की कोशिश कर रहा था। लड़की उसकी बात काटते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मुझे पता है ये कोठी तुम्हारी है, पर मुझे बस कुछ चित्र बनाने हैं। वरुण मुस्कुराते हुए कहता है, बना लो, मैंने कब मना किया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। लड़की उसे घूरती है और फिर बैठते हुए कहती है, तारा। तारा फिर से अपने चित्र बनाने में लग जाती है। वो पूरे मन से एक काले घने जंगल का चित्र बना रही थी, ऐसा रियलिस्टिक चित्र मानो असली जंगल ही हो। जब चित्र पूरा होता है, वरुण उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुमने तो एकदम असली जैसा बना दिया। कोई कह ही नहीं सकता कि ये हाथ से बना है या मशीन से। तारा मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरी बनाई हुई है, पूरे गांव में मेरे जैसी चित्रकारी नहीं मिलेगा। वरुण उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तो मैं अपना टैलेंट ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। तारा हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, बस एक झलक में ही तुम मेरे कला से प्रभावित हो गए। वरुण कहता है, जो कलाकार पहली ही बार में अपना कला सिद्ध कर दे, वही सच्चा कलाकार होता है। तारा हंसते हुए कहती है, तुम तारीफ बहुत अच्छी करते हो। वरुण कहता है, धन्यवाद। तारा कहती है, ये सब बाद में करना, पहले ये देखो। वो वरुण को अपनी ड्राइंग कॉपी में बने कई चित्र दिखाती है। वरुण हर चित्र को गौर से देखता है और तारा उसे मुस्कुराते हुए अपनी कला के नमूने दिखाती है। साथ में वरुण उसकी बनाए हुए चित्रों की तारीफ कर रहा था। तभी तारा एक पेज पलटती है और वहीं रुक जाती है। वरुण की नजर उस चित्र पर जाती है और वो चौंक उठता है। एपिसोड 14 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।